Dear students, welcome to this lecture of class +2 from the unit solution। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में से एग्जामिनर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और ये टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चलता है। अगर इस वर्ड को देखें तो ये को और लिगेर दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। को का मतलब होता है टुगेदर और लिगेर का मतलब होता है टू लिंक। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी के साथ लिंक्ड होती हैं उन्हें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं और हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल सॉल्यूशन की। सबसे पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर और नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये बात यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट है कि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं। बार बार ये बात आएगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चार मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम ले रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये राउट्स लॉ के साथ रिलेटेड है। राउट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड है? हमने एक वेसल ले लिया और इस वेसल के अंदर प्योर सॉल्वेंट ले लिया वाटर। तो हम देखेंगे इसकी सरफेस के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल वेपर फेज के अंदर जा रहे हैं। तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट के अंदर देखें तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के कारण होगा। अब हमने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे हमने शुगर ऐड कर दी तो यहाँ पर शुगर नॉन वोलेटाइल है, इसलिए कुछ जो एरिया है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा और यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे वो लेस वेपर बनेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के कारण है। जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेपर प्रेशर के अंदर। अब हम सॉल्वेंट के ऊपर राउट्स लॉ को अप्लाई करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट के कारण ही है, सोल्यूट का तो वहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई 1 और 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं तो यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का है। तो कंबाइन करने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ही होता है। इसी तरह से इन दोनों को कंबाइन कर दें हम तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, तो एक ही आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम PS के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन को X1 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को P0 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन बन गई। इस P0 को उठा के बराबर से इधर ले आए हम तो PS डिवाइड में P0 लिख सकते हैं हम और ये किसके बराबर है? X1 के बराबर है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। अगर दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं
तो एक को बढ़ाने पर दूसरी बढ़ती है, एक को कम करने पर दूसरी कम होती है। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो इस तरह से वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा और हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा। x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट है और ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और x1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन 4 के अंदर रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाती है। इक्वेशन 5 की प्रत्येक साइड को 1 में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तब हम यहाँ पर पी नोट एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर 1 है इसलिए पी नोट आ जाएगा, यहाँ पर पी नोट है इसलिए पी एस आ जाएगा। इस साइड में n1 प्लस n2 एलसीएम आ गया तो n1 प्लस n2 माइनस n1 आ जाएगा। एक n1 प्लस का है, एक n1 माइनस का है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा पी नोट माइनस पी एस डिवाइड में पी नोट, और ये किसके इक्वल है, n2 डिवाइड में n1 प्लस n2 के इक्वल है। और जो यहाँ पर पी नोट माइनस पी एस डिवाइड में पी नोट है, इसे हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम देखें तो पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्रूव करेंगे कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है और इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो हमें पता कैसे चला कि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, हमें पता चला है इस फॉर्मूले से पी नोट माइनस पी एस डिवाइड में पी नोट, और ये किसके बराबर है, n2 डिवाइड में n1 प्लस n2 के बराबर है। n2 है यहाँ पर और n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और यहीं से हमें पता चल रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है और इसलिए हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला ले लिया पी नोट माइनस पी एस डिवाइड में पी नोट, ये किसके इक्वल है, n2 डिवाइड में n1 प्लस n2 के इक्वल है। अगर हम n2 को देखें तो ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। n1 किसके बराबर होता है, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम डिवाइड में मोलिकुलर मास के बराबर होता है। और n2 और n1 की वैल्यू हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं और तब हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा और इस फॉर्मूले के द्वारा हम मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन हो जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जो n2 है वो नेगलेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू द n1। n2 नेगलेक्ट कैसे हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर वाटर ज़्यादा हो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो जो सोल्यूट है वो वेरी नेग्लिजिबल है उसके अंदर, और इसलिए हम कह सकते हैं कि पी नोट माइनस पी एस डिवाइड में पी नोट ये किसके बराबर है, n2 डिवाइड में n1 के बराबर है। अगर हम यहाँ पर n2 और n1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो n2 की वैल्यू W2/m2 है और n1 की वैल्यू W1/m1 है, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि P नोट माइनस पी एस डिवाइड में P नोट, और ये किसके बराबर है, W2/m1 डिवाइड में W1 और m2 के बराबर है। और इस फॉर्मूले के द्वारा हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे।
कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस m2 को उठा के हम बराबर से इधर ले आएंगे और जो पी नोट माइनस पी एस डिवाइड में पी नोट है इसे हम उठा के यहाँ पर ले आएंगे, तब हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। थैंक यू।